Welcome friends to the series of lecture Basic Physics class 11 and 12. In the last class we discussed basic definitions of rest and motion, and for analyzing the motion what we require? We require three things: object, observer and frame of reference. लास्ट क्लास में हम लोग मोशन के डेफिनेशन के बारे में पढ़े और मोशन को एनालाइज करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन सारी चीज़ों को देखा ध्यान में। तो तीन चीज़ हमको किसी भी पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करने के लिए चाहिए होते हैं। पहला है ऑब्जेक्ट, दूसरा है ऑब्जर्वर और तीसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आज हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात करेंगे, उसके बाद किसी भी पार्टिकल के पोजीशन को डिनोट करेंगे और उसके बाद वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करेंगे कि उस कंपोनेंट को जो पोजीशन वेक्टर होगा मेरा या कोई भी वेक्टर होगा उसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में किस तरह से डिवाइड करते हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आइए इसको देखते हैं। तो रेस्ट एंड मोशन की बात कर रहे थे, कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और मोशन को डिस्कस करने के लिए हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, ऑब्जर्वर की ज़रूरत है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत है। ऑब्जर्वर वह पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, ऑब्जेक्ट वह पार्टिकल है जो मोशन कर रहा है, ऑब्जर्वर जो मोशन को देख करके उस पर कमेंट करता है, और तीसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके रिलेशन है ऑब्जर्वर के पोजीशन से कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड हाउ इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। हाउ इज द पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर मीन्स कि इफ ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट with environment or he is changing its position with time itself। ऑब्जर्वर का भी पोजीशन चेंज हो सकता है। तो इस तरीके से अभी हम थोड़ा सा डिस्कशन रखेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब इस फिगर को देखिए, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है अपना, एक्स वाई और जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर हैं। तो we can think rectangular coordinate system where an observer can be placed। इस पे सपोज कीजिए ओरिजिन पे ही हम ऑब्जर्वर को रख देते हैं। There may be two cases। First one, an observer placed at the origin will not change its position। with respect to environment। पहला केस में कि आपने ओरिजिन पे ही ऑब्जर्वर को बैठा दिया है और यह ऑब्जर्वर क्या है कि अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इन दिस केस वी shall call it as inertial frame of reference। दूसरा क्या होगा, दूसरा केस, इफ ऑब्जर्वर itself changes its position or moving with an acceleration, we call it as non-inertial frame of reference। दोस्तों ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि ऑब्जर्वर जो मोशन को एनालाइज कर रहा है, जो मोशन पर कमेंट करने जा रहा है,
यदि वह रेस्ट पे है, उसके ही खुद के पोजीशन में कोई चेंजेस नहीं है, तो जो उसका फ्रेम है उस कंडीशन में और जो वो मोशन को एनालाइज करके बताएगा, तो उस केस में हम बताएंगे कि जिस मोशन के बारे में हम बात कर रहे हैं उस मोशन की एनालिसिस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो रही है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अभी आप इतना ही समझिए, ज़्यादा हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में इसको इन डिटेल्स डिस्कशन करेंगे, विथ एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे। यहाँ पर आप समझिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरीके के होते हैं। एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ऑब्जर्वर के पोजीशन में किसी तरह का चेंजेस नहीं होता है, या अगर होगा भी तो वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन से होगा, लेकिन उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग अभी। हम लोग इतना ही समझेंगे कि ऑब्जर्वर के पोजीशन में किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा, मतलब ऑब्जर्वर रेस्ट पे रह करके ही मोशन को एनालाइज करेगा। और दूसरा केस है, दूसरा को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या है कि ऑब्जर्वर खुद मोशन कर रहा होगा, खुद एक्सीलरेटेड होगा, वो रेस्ट पे नहीं होगा और तब मोशन को एनालाइज कर रहा होगा। तो इस तरह के केस को हम लोग बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो मोशन को एनालाइज करने के लिए ऑब्जर्वर कि जो ऑब्जर्वर जो मोशन के बारे में कमेंट करेगा, और तीसरा चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि उस ऑब्जर्वर की पोजीशन कैसी होगी। ऑब्जर्वर रेस्ट पे भी हो सकता है, ऑब्जर्वर चलता हुआ भी हो सकता है। सपोज कीजिए कि जैसे कि रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, रेलवे ट्रैक पे सपोज कीजिए, रेलवे ट्रैक की बात करते हैं, सपोज कीजिए कि रेल की इंजन के बारे में बात करते हैं। उसके पीछे में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। कोई भी आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर के भी रेल के मोशन को डिस्कस कर सकता है। तो जब प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो रहा है ऑब्जर्वर, तो उस ऑब्जर्वर मोशन में नहीं है, वह ऑब्जर्वर के पोजीशन में चेंजेस नहीं हो रहा है। तो अब वो ऑब्जर्वर जो कमेंट करेगा उस रेल के लिए, रेल में किसी पैसेंजर के लिए, रेल के किसी भी पार्ट के लिए, जब वो डिस्कस करेगा रेल के मोशन को, तो वह इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। इनर्शियल फ्रेम इसलिए कहलाया क्योंकि ऑब्जर्वर अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। लेकिन रेल के अंदर, बॉगी के अंदर, कंपार्टमेंट के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, उसमें से यदि कोई पैसेंजर्स रेल के मोशन के बारे में एनालिसिस करके बताएगा मुझे, तो वह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। मतलब इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा क्योंकि जो ऑब्जर्वर बता रहा है वह खुद एक्सीलरेट कर रहा है, वह खुद मोशन में है, तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। तो अब दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं, जैसे कि आप बताइए कि लिफ्ट। अब लिफ्ट में कुछ आदमी ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो जो कोई भी आदमी नीचे से जो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, लिफ्ट में नहीं है, लिफ्ट के बाहर खड़ा है और लिफ्ट ऊपर जा रही है, और तब यदि उस मोशन के बारे में बात करता है तो वह इनर्शियल फ्रेम होगा। इनर्शियल फ्रेम में मोशन इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ऑब्जर्वर जमीन पे है, ग्राउंड पे है, वह स्टैटिक है। He is not changing his position, means there is no change in the position of observer. That's why analysis of motion is being done in inertial frame of reference. But जब कोई भी आदमी उसी लिफ्ट में ऊपर की तरफ जा रहा है और लिफ्ट के अंदर से उस लिफ्ट के मोशन के बारे में एनालिसिस करेगा, तब उस मोशन के एनालिसिस को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जर्वर उस मोशन को एनालाइज कर रहा है वह ऑब्जर्वर खुद मोशन कर रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इस चीज को सोचिए, ये सोचने की तरीका है कि जब कोई भी आदमी किसी भी मोशन को एनालाइज कर रहा है, मीन जिसका नाम हम लोगों ने ऑब्जर्वर दिया, ऑब्जर्व कर रहा है, उसकी पोजीशन क्या है, वो रेस्ट में है कि नहीं। अगर रेस्ट में होगा तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा। यदि वो रेस्ट में नहीं है, वो खुद मोशन करते जा रहा है या खुद रोटेट कर रहा है, मोशन का मतलब सीधा ही जाना नहीं बोलेंगे हम लोग, रोटेट भी कर सकता है, तो उस कंडीशन में उसको हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। ठीक है, आइए कुछ आगे देखते हैं। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। दोस्तों, डिफरेंट तरीके के मोशन है। कभी कभी क्या होता है, आप एक स्ट्रेट लाइन पे ही चलते हो या दौड़ते हो। कभी कभी क्या होता है
कि आप अपने हाथ में बॉल रखे हो, किसी सामने आपका दोस्त है, उस दोस्त को कैच करने के लिए बॉल को थ्रो करते हो, ऐसे ऐसे इस तरीके का पाथ पे। कभी एरोप्लेन होता है, पहले रनवे पे वो रन करता है, फिर उसके बाद स्पेस में चला जाता है। तो मोशन के एनालिसिस के लिए ही, कि मोशन का एनालिसिस हम लोग किस तरीके से करेंगे, इसको कुछ पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करके सोचते हैं। यह एक सोचने का तरीका है मेरा, यह आपका भी हो सकता है और बाकी लोगों का, कि यदि किसी पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करने के लिए, यदि किसी भी पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करने के लिए सिर्फ एक एक्सिस की जरूरत होगी, तो उस मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। इफ ओनली वन एक्सिस इज रिक्वायर्ड टू एनालाइज द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, देन द मोशन इज वन डायमेंशनल मोशन। जैसे स्ट्रेट लाइन पे आप दौड़िए, यहां से एक स्ट्रेट लाइन है, यहां से किसी पार्टिकल को फेंकिए, यहां से यहां तक ट्रेवल कर रहा है, ये देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन कहलाएगा। एक ही एक्सिस की जरूरत है, एक्स बोलिए, वाई बोलिए, जेड बोलिए, जो भी बोल रहे हैं बोलिए, एक एक्सिस की जरूरत है, दूसरे किसी भी एक्सिस की जरूरत नहीं है। या यदि आप कोऑर्डिनेट के टर्म में मैथमेटिकली इसको बोले, तो यदि किसी भी पार्टिकल के पोजीशन में टाइम के साथ सिर्फ और सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है, बाकी दो कोऑर्डिनेट कांस्टेंट है, एक कोऑर्डिनेट सिर्फ चेंज कर रहा है, तो उसको हम वन डायमेंशनल बोलेंगे। यदि एक्स एक्सिस की बात करेंगे तो एक्स चेंज करेगा, वाई और जेड ऑलवेज कांस्टेंट होगा, वाई और जेड में कोई चेंजेस नहीं आएगा। दूसरे तरह का मोशन क्या है कि टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर है यहां से कि मोशन को एनालाइज करने के लिए मुझे दो एक्सिस की जरूरत होगी, एक्स वाई हो सकते हैं, वाई जेड, जेड एक्स, किसी भी दो एक्सिस की जरूरत होगी। मतलब वन एक्सिस इज नॉट सफिशिएंट, टू एक्सिस आर रिक्वायर्ड टू डिस्कस द मोशन ऑफ ए पार्टिकल। इस कंडीशन में क्या होगा, आप सोच रहे होंगे कि सपोज करते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, तो एक्स और वाई दोनों चेंज करेगा, जेड कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करेगा, एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। इफ particle is in motion in such a way that two coordinates are changing with respect to time and third one is the constant one, then the motion is known as two dimensional motion। और इसमें क्या होता है कि मोशन इन ए प्लेन की बात करते हैं हम लोग। प्लेन कैसे बनता है, तो प्लेन ऑलवेज दो एक्सिस से बनता है, दो एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर फॉर्म्स ऑफ प्लेन। मैं आपको बताऊंगा कैसे। जैसे देखिए इस टॉपिक को देख रहे होंगे, इसको हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं, इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये 90 डिग्री है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई से ही ये पूरा का पूरा पार्ट बना हुआ है। जितना भी चीज आप देख रहे हैं, यहां लिखा हुआ है, यहां कुछ पार्ट बना हुआ है, जो कुछ भी बना हुआ है ये इस प्लेन में है। तो इसमें जैसे एक सर्कल बना देंगे, एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे, यदि प्लेन में होगा उसमें एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा। एक आपका फ्रेंड यहाँ है, एक फ्रेंड यहाँ है, यहाँ से किसी बॉल को फेंकेगा, वो ऐसे करके इसके हैंड्स में आएगा, यहाँ से फेंकेगा इसके हैंड्स में आएगा। इस तरीके से जो पाथ बनेगा, उस पाथ को हम लोग बोलेंगे टू डायमेंशनल मोशन। मतलब जब दो कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड है। जैसे एग्जांपल सर्कुलर मोशन, जब कोई पार्टिकल सर्कल में मूव करता है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, जैसे सपोज कीजिए वही एग्जांपल कि एक बॉल आपने फेंक दिया, दूसरी तरफ जाकर के वो कैच होता है। एक बैट्समैन खेलता है, वो बॉल को मारता है, जब सिक्स मारता है तो बॉल ऊपर से जाता है, स्टेयर्स पे जाकर के बाहर में गिरता है, बाउंड्री के बाहर। उस तरीके का जो पाथ होता है, जो कि आपको लगेगा इस तरह से कर्व में मूव कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। जैसे एरोप्लेन का मोशन है, किसी स्पीशीज का मोशन है जो कि स्पेस में जिग जैग पाथ पे चलता है, उसमें एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करता है, उसको बोलते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन और थ्री डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन में
सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, 2 डायमेंशनल मोशन में 2 कोऑर्डिनेट चेंज करेगा, 3 डायमेंशनल मोशन में 3 का तीनों कोऑर्डिनेट चेंज करेगा। तो इस तरह से हम लोग मोशन को डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। आइए देखते हैं कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पे इसको हम किस तरीके से एनालाइज करते हैं। आइए, जैसे ये पार्टिकल, कोई पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मूव करेगा, अगर इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही एक्सिस रिक्वायर्ड है, इस तरीके से भी हो सकता है, इस लाइन पे चले, इस तरीके से भी हो सकता है, उसी लाइन पे चलेगा, तो एक का एक एक्सिस ही रिक्वायर्ड होगा मोशन करने के लिए। लेकिन जब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे नीचे नीचे, ये मेरा ओरिजिन है। जब कोई भी पार्टिकल इस तरीके से मूव करेगा तो क्या है, देखिए पहले यहाँ था, बाद में यहाँ पहुँच गया, या एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज कर गया, यहाँ था ऊपर गया, यहाँ से इसकी वाई की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी, यहाँ कुछ और होगी। मतलब हर जगह अगर यहीं पे बात करें तो यहाँ एक्स वाई कुछ और होगा, यहाँ पे अगर x1 y1 की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे अगर बात करें तो ये x2 y2, मतलब x भी चेंज कर रहा है, y भी चेंज कर रहा है। तो अगर x और y दोनों चेंज कर रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। जैसे फिर एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज कीजिए इस तरह का मोशन, ओरिजिन से स्टार्ट किया, इस तरह से मोशन कर रहा है। या आप सर्कल बना दें एक, उस सर्कल की यदि बात करें तो सर्कल भी 2 डायमेंशनल मोशन होगा। तो ये सारे मोशन जो हैं ये 2 डायमेंशनल मोशन है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कि जब कोई भी पार्टिकल 2 डायमेंशनल मोशन में मूव करता है तो उस पार्टिकल के मोशन का डायरेक्शन क्या होगा ऑलवेज। उससे पहले हम आपको वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में बताएंगे। हाय फ्रेंड्स, so we have learned about frame of reference. We have already started motion and we are learning some concepts. Please go through the books and go through the lectures also twice, thrice. You will be able to draw the conclusions from here. You will be able to learn something from here. So go through the books. Do not solve the problem at this moment. You have to just go through the books. We have to learn basic concepts. If you are in the next class, we shall be discussing about the component of vectors. We will talk about the position vector, component of vector, how a vector can be divided into 2 parts, in rectangular parts, x, y, anything. So we shall discuss in detail there. I think you students are enjoying this lecture. You are learning from this lecture. Hope it is going to benefit you in all the manners. If you are enjoying the lecture, go and subscribe the channel. सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे डेली बेसिस पे। थैंक यू।